I would like to greet you on this day for showing your interest. I hope you will hear and study this lesson briefly. Today I decided new lesson on Panchayat Raj system in India. Before explaining it, let me introduce. My name is Chandan Sharma from Mathiana, Jonsar Babur, Uttarakhand. Let us start. What is Panchayat Raj system? It is kind of a governing body and it is also called local self-government in India. It was appointed to fulfill the requirement of all those people those are deprived to the amenities, policies and services of state and central government. Due to this, some scholar and government official decided to form a Panchayat Raj system in India. Some basic features of Panchayat Raj system were exercised during ancient time also. ऐसे पंचायत राज सिस्टम आधुनिक काल से चला आ रहा है क्योंकि उस दौरान में गांव, कस्बे और कबीले होते थे जिसमें एम्परर और किंग अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। तो लेकिन आधुनिक काल में जिस प्रकार का पंचायत राज सिस्टम था उसके बारे में हमारे पास कोई रिटन एविडेंस या प्रूफ नहीं है। हम एजम्पशन के आधार पर ये बता सकते हैं कि पंचायत राज सिस्टम आधुनिक काल में भी विद्यमान था। नाउ वी विल डिस्कस ओनली सच portion of Panchayat Raj system which is prominent for the point of view of our exam and necessary to study. As British East India Company rule over India, the Panchayat Raj system start from the policies of Lord Ripon. Lord Ripon introduced the local self-government in India in 1982. जो लॉर्ड रिपन था वो एक ब्रिटिशर था जो कि वॉइसरॉय था ब्रिटिश इन इंडिया। उसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भारत में इंट्रोड्यूस किया। That is why he is considered as the father of local self-government in India from Britain. तभी उसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक माना जाता है जो कि ब्रिटेन का था भारत में। पंचायत राज सिस्टम ऑफ 73rd Amendment Act 1992 was based on बलवंत राय मेहता कमेटी जो आपका एक अमेंडमेंट एक्ट था। आपको पता है किसी भी काम करने के लिए संशोधन कुछ रूल या नीतियाँ लगती हैं। इनमें से एक 43rd अमेंडमेंट एक्ट था 1992 जो बलवंत राय मेहता कमेटी के अनुसार था। बलवंत राय कमेटी को 16 जनवरी 1957 को अपॉइंट किया गया था। इसमें कुछ विशेषताएं बताई गई है जैसे कि जो पावर थी उसका डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। एक ऑफिशियल से दूसरे ऑफिशियल में
पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है, विच वॉज डन बाय बुलंद राय मेहता कमेटी एंड इट केम इनटू नोन एज पंचायत राज। बाद में जो आपका नॉर्म्स या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ वो बाद में पंचायत राज सिस्टम कहलाए, अकॉर्डिंग टू द बुलंद राय मेहता कमेटी। He also suggested 3 tiers of Panchayat Raj, which were as follows: ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल तक था, मंडल परिषद या इसका दूसरा नाम पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल तक था, जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक था। इसमें इन्होंने अपनी कमेटी में पंचायत को 3 भागों में डिवाइड किया था, जिसके तहत आप जो पंचायत जो कि विलेज लेवल तक थी वहाँ की जो अवस्था है उसके बारे में जान सकते हैं कि कौन वहाँ का प्रधान होगा, उसके लिए क्या शर्त होगी और किस क्षेत्र के लिए कौन से रिजर्व है और किस प्रकार के जो अधिकार है उसका उपयोग कर सकते हैं, वो सब आप पंचायत राज सिस्टम में आगे पढ़ेंगे। पंचायत राज सिस्टम के लिए कुछ समितियां बनाई गई जिन्होंने अपनी अपनी राय दी कि किस प्रकार का पंचायत राज सिस्टम हमारे देश के संविधान में होना चाहिए। उनमें से एक दूसरी कमेटी थी आफ्टर बुलंद राय मेहता कमेटी। सेकंड कमेटी वाज संतान नाम कमेटी in 1963. Ashok Mehta Committee was appointed in 1977. उसके बाद अशोक मेहता कमेटी बनाई गई और उसने इट प्रपोजेज ऑफ 2 लेवल ऑफ पंचायत। उन्होंने 2 प्रकार की पंचायत का डिस्क्रिप्शन दिया जो कि जिला परिषद और मंडल परिषद के नाम से जाना जाता है। Some other committees which suggested their ideas to form पंचायत in India, और कुछ और समितियाँ थी जिन्होंने ये आइडिया दिया कि किस प्रकार का पंचायत राज सिस्टम होना चाहिए भारत में। उनमें से कुछ कमेटियाँ ये है, जैसे GV राव कमेटी in 1985, Dr. L.M. Singhvi Committee in 1986, P.K. Thungaun Committee in 1988. It was last committee which did some prominent action for the appointment of Panchayat Raj system in India. Apart from me, Mahatma Gandhi, who was as a social reformer, he wanted also to form a Panchayat Raj system in India because
he was well acquainted to the condition of the village people and the people who are living in the block. That is why Gandhiji conferred a term ग्राम स्वराज्य फॉर पंचायत राज। मतलब महात्मा गांधी ने जिनकी भी एक अभिलाषा थी कि पंचायत राज सिस्टम होना चाहिए, तो पंचायत राज सिस्टम के लिए उन्होंने जो नाम दिया था वो ग्राम स्वराज्य दिया था। द 23rd Amendment Act 1992 became the part of Indian Constitution on 4th April 1993 through 9th part and 11th schedule। जो आपका 23rd Amendment Act 1992 है वो भारतीय संविधान का जो अंग बना 24 अप्रैल 1993 को, और इसको जोड़ा गया 9th पार्ट और 11th शेड्यूल में। जैसे मैंने आपको बोला ही था कि जब पंचायत राज सिस्टम बन के तैयार हुआ और उसको एग्जीक्यूट किया गया, वो 24 अप्रैल 1993 को इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया और इट वॉज came into effect on this date also। The organization of village panchayat has been described under Article 40 and Part 4th in Directive Principle of State Policy। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत था उसका वर्णन किया गया है किसमें, आर्टिकल 40 और पार्ट 4। जैसे कि आपको पता है किसी भी कार्य करने के लिए आपके पास उसकी विधि विधान, उसका रूल पता होना चाहिए, उसका कोई लिखित या कोई डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तभी आप किसी भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि पार्ट 4th में आता है, इसमें आर्टिकल 40 में जो विलेज पंचायत का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है। बाद में दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी was given constitutional status by 23rd Amendment Act of 1992। बाद में क्या हुआ कि जो ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी था उसके लिए संवैधानिक स्तर का दर्जा दिया गया। किसके तहत? 23rd Amendment Act of 1992 के तहत। It was added in a 9th part of the Indian Constitution। बाद में इसी को किस में जोड़ा गया? 9th part of Indian Constitution। जैसे टाइम के अनुसार कुछ परिवर्तन करना होता है तो उसमें कुछ या तो नए पार्ट जुड़ते हैं और या फिर किसी नए लेसन का नाम दिया जाता है। इसी प्रकार जो है पंचायत राज सिस्टम में जो कुछ परिवर्तन या मॉडिफिकेशन हुआ वो उसके सुधार के लिए किया गया। दिस न्यू पार्ट वाज एंटाइटल्ड एज द पंचायत। और जो ये न्यू पार्ट में जो इसको जोड़ा गया, न्यू पार्ट में जो जोड़ा गया उसका नाम फिर बाद में क्या पड़ा? पंचायत पड़ा। क्या जोड़ा गया? मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में जो डिस्क्रिप्शन था उसको जो है उसे
राइट टू प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा दिया गया और बाद में उसे जो है 9th पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया और इसका नाम फिर पंचायत रखा गया। द प्रोविजन अबाउट पंचायत वर गिवन फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243O। फिर बाद में जो प्रोविजंस थे, कुछ कानून थे, वो आपको किस में पढ़ने के लिए मिलेंगे? आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243O में। मतलब कि कोई भी संशोधन, कोई भी नया कानून बनाया रिलेटेड टू पंचायत राज सिस्टम, उसको आप 423 या 423O में पढ़ सकते हो, या इसके बारे में आप डिटेल जान सकते हो। 243 और 243O में क्या अंतर है? मतलब जब किसी भी आर्टिकल के पीछे कोई अल्फ़ाबेट आ जाए, इसका मतलब वो जो आर्टिकल बना है वो संशोधन होकर के बना है और उसमें जितने भी आप लेटर्स जोड़ोगे, इसका मतलब उतने बार इसमें परिवर्तन हुआ है और उसका नया विधि नए तौर पे उसको दोबारा से रिप्रेजेंट किया गया है। अब अगर पंचायत राज सिस्टम की हम अगर ब्रीफ में बात करें कि व्हाट वाज दिस, एक पंचायत राज सिस्टम होता है जो कि एक गवर्निंग बॉडी होती है और इस गवर्निंग बॉडी को जो 3 श्रेणियों में लागू किया गया, इनमें से हमारा जो विलेज पंचायत है, इसको ग्राम सभा बोलते हैं, इसके बारे में मैंने ज़्यादा डिटेल बताई है। इसमें ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है, चाहे कोई ग्राम प्रधान हो या सरपंच हो, और उनके लिए जो इलेक्शन होते हैं और वो क्या क्या काम करेंगे, उनके लिए कुछ राइट्स दिए जाते हैं, उसके बारे में ये पंचायत राज सिस्टम डिस्क्राइब करता है। नाउ अगर बात करें कि सबसे पहले जो पंचायत राज सिस्टम है उसे किसने अपनाया, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान was the first where Panchayat Raj was introduced on 2nd October 1959 by पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो सबसे पहले पंचायत राज सिस्टम को जो इंट्रोड्यूस किया था वो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, और किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था वहाँ पे। ऑल द सीट्स इन ए पंचायत आर फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन। आपको पता है इलेक्शन 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं उसको जब जनता किसी प्रतिनिधि को चुन कर भेजती है, और इनडायरेक्ट इलेक्शन जब प्रतिनिधि किसी को चुन कर भेजती है, उसे आप इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। तो जो ग्राम सभा का जो इलेक्शन था वो डायरेक्ट इलेक्शन कहलाता है, वाइल इलेक्शन ऑफ जिला परिषद एंड पंचायती समिति, जिसे कि आप मंडल में बोलते हैं, और इट इज एक्सरसाइज एट ब्लॉक लेवल विल बी हेल्ड इनडायरेक्टली। उनके जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली होते हैं। सरपंच और प्रधान इज कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा का जो मुख्य माना जाता है वो प्रधान या फिर सरपंच माना जाता है। सरपंच ऐसा है कि कुछ राज्यों में सरपंच होता है और कुछ राज्यों में प्रधान होता है। फॉर एग्जांपल राजस्थान, हरियाणा, वहाँ आप सरपंच बोलते हो, और हम उत्तराखंड में इसे प्रधान बोलते हैं। बीडीसी, जिसको आप ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं,
MDC, member of district council, are part of ग्राम पंचायत, ये भी एक ग्राम पंचायत का पार्ट होते हैं। चेयरमैन इज कंसिडर्ड एज द सुप्रीम लीडर ऑफ द जिला परिषद, जो चेयरमैन होता है वो जिला परिषद का जो है मुख्य माना जाता है। द हेड ऑफ जिला परिषद इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो जिला परिषद का जो हेड होता है उसे आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं। There are 95 blocks, 7,485 ग्राम पंचायत एंड 13 डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे 95 ब्लॉक, 7,485 ग्राम पंचायत और 13 डिस्ट्रिक्ट है। मधु चौहान फ्रॉम चक्राता इज द चेयरमैन ऑफ जिला पंचायत इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट। देहरादून डिस्ट्रिक्ट के जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उनका नाम मधु चौहान जी फ्रॉम चक्राता। ब्लॉक प्रमुख इज कंसिडर्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पंचायत समिति। अगर पंचायत समिति का जो आप अध्यक्ष माना जाता है उसे आप ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। देयर आर 6 ब्लॉक इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट। देहरादून डिस्ट्रिक्ट में केवल 6 ब्लॉक है, जिनमें से कि चक्राता, डोईवाला, कालसी, रायपुर, सैंसपुर एंड विकासनगर आता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ पौड़ी गढ़वाल हैज़ 15 मैक्सिमम CDB इन उत्तराखंड। अगर सबसे ज़्यादा आप कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक की बात करें तो सबसे ज़्यादा पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें 13 ब्लॉक्स, इसमें 15 ब्लॉक्स है। वाइल रुद्रप्रयाग एंड बागेश्वर हैव मिनिमम नंबर ऑफ CDB कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक इन देयर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, जो कि रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में वहाँ पे सबसे कम जो है ब्लॉक पाए जाते हैं। इन 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 29 सब्जेक्ट्स ऑफ पंचायत राज वर एडेड। जो आपका भारतीय संविधान का जो 11वां शेड्यूल है उसमें 29 सब्जेक्ट्स पंचायत राज सिस्टम के जोड़े गए हैं। प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स टू SC and ST was mentioned in local self-government in proportion to their population in Article 243D। मतलब जो SC और ST के कैटेगरी के जो लोग थे उनको जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पॉपुलेशन के रेशियो के अनुसार क्या है रिजर्वेशन दिया गया। आउट ऑफ टोटल रिजर्व सीट्स 1/3 इज रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू द SC and ST। अगर जो रिजर्व कोटा है उसमें से 1/3 रिजर्व सीट किसके लिए रखी गई, औरतों के लिए। अगर हमारा टोटल 50 सीट रिजर्व है उसका अगर टोटल जो है फॉर एग्जांपल अगर टोटल 50 सीट रिजर्व है उसका 1/3 निकाल लो तो
अराउंड 16-17 सीट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व होगी। सम स्टेट्स इन इंडिया डू नॉट हैव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब यानी पंचायत राज सिस्टम टिल नाउ, अभी तक भी वहाँ पे क्या पंचायत राज सिस्टम है नहीं। दीज स्टेट्स आर मेघालय, मिजोरम एंड ऑल यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट दिल्ली। ये स्टेट जैसे मेघालय, मिजोरम और सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेश एक्सेप्ट दिल्ली। बलवंतराय मेहता इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। अगर हिंदुस्तान में अगर बात करें तो बलवंतराय मेहता को जो है फादर ऑफ पंचायत राज माना जाता है। If panchayat is dissolved, election are to be held within 6 months। अगर कोई भी पंचायत निष्कासित होती है तो उनके जो इलेक्शन है वो विदिन 6 मंथ के अंदर अंदर हो जाएंगे। और अगर टेन्योर के लिए 6 महीने से कम अवधि रह गई है तो वहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं होंगे। वहाँ के जो ऑथराइज बॉडी है या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो उसकी देख रेख करेंगे और वहाँ पे फिर कोई इलेक्शन नहीं होगा। द मैक्सिमम एज फॉर कंटेस्टिंग पंचायत इलेक्शन इन इंडिया इज 21 ईयर। अगर कोई भी पंचायत राज का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसके लिए 21 साल होना अनिवार्य है। तब ये मिनिमम एज की बात हो रही है कि इतनी 21 साल आपकी होनी चाहिए। द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे कि आप पंचायत में बोलते हैं, इस 5 ईयर, उसका 5 साल होता है। कोई भी मेंबर होगा उसका जो टेन्योर होगा कितना होगा, कार्यकाल 5 साल का होगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस of writing Indian Constitution, there were 395 articles, 22 parts and 8 schedule। जब भारतीय संविधान को लिखा जा रहा था उस समय 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। जबकि नाउ देर आर अराउंड 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल। अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो 470 आर्टिकल है, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल है। थैंक यू फॉर योर काइंड ऑफ कोऑपरेशन। I have explained it. If there is any topic or some point which I could not clear, kindly write your view or concept in the comment section. I will try to solve your question with the best of my ability. Thank you for your cooperation.